नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एओ ह्यूम या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की, जिनका भारत के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। आइए एक एक करके उनकी जीवनी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में, भारतीय लोक सेवा में विभिन्न पदों पर बहुत लंबे समय तक इन्होंने कार्य किया था। 1870 से 1879 के मध्य ये भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद में, वायसराय की परिषद में ये मंत्री के पद पर भी आसीन रहे थे। एओ ह्यूम ये भारत की पूर्ण आजादी के खिलाफ थे, क्योंकि ये इनका मानना था कि भारत अभी परिपक्व नहीं हुआ है जो वह पूरी आजादी को कंटेन कर सके और चला सके। इसलिए ये भारत की पूरी आजादी के खिलाफ थे। इनके साथ साथ इतिहास में एक और शख्स का नाम आता है, एनी बेसेंट। वो भी आयरलैंड की महिला थी और वो भी भारत की पूर्ण आजादी के खिलाफ थी। खैर, आज हम लोग बात कर रहे हैं एओ ह्यूम की। जब हम लोग एनी बेसेंट की चर्चा करेंगे तब वहां पर उनके संदर्भ में बहुत सारी बातों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जब यह मंत्री परिषद में मंत्री के पद पर थे, उस समय इन्होंने लोकमित्र नामक पत्र के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोकमित्र, इन्होंने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का प्रतिपादन किया था। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का प्रतिपादन तो इन्होंने किया था, लेकिन उसकी विस्तृत व्याख्या जब इनकी जीवनी वेडरबर्न ने लिखी तब इस प्रकाश में इसकी विस्तृत व्याख्या आई। बहरहाल, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बारे में हम लोग कुछ देर के बाद पढ़ेंगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ 1906 ईस्वी तक ये कांग्रेस के सचिव रहे, निरंतर लगातार 1885 से 1906 तक। उसके बाद सचिव का पद इन्होंने त्याग दिया। 1912 में जब इनकी मृत्यु हुई तो कांग्रेस ने इनको अपना धर्म पिता घोषित किया। ये बहुत सुलझे हुए इंसान थे। ये चाहते थे कि आयरलैंड में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है वैसी ही शासन प्रणाली भारत में भी डेवलप हो। आयरलैंड कहने के लिए तो ब्रिटिश सरकार का एक उपनिवेश हुआ करता था उस समय, लेकिन वहां पर शासन की प्रणाली वहां के स्थानीय लोगों के हाथों में थी। वही वो यहां भी चाह रहे थे, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने उनके मन में कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का एक अखिल भारतीय संस्थान, एक ऐसी संस्थान जो पूरे भारतवर्ष में कार्यरत हो, अखिल भारतीय संस्थान के गठन की अवधारणा उनके दिमाग में आई। इसके पीछे एक और प्रमुख कारण क्या था कि 1857 में जिस प्रकार विद्रोह हुए और उस विद्रोह की पूर्व जानकारी अंग्रेजी सरकार को नहीं मिल पाई, उसी का एक प्रकार का यह विकल्प था। इनका मानना था कि अगर एक अखिल भारतीय संस्था भारत में कार्य करेगी तो 1857 जैसी घटना अगर दोबारा घटित होती है तो उसकी पूर्व जानकारी उसके घटित होने से पहले अंग्रेजी सरकार को मिल जाएगी, और यथा स्थिति अंग्रेजी सरकार उसको दबाने में सक्षम हो पाएंगे या सुलह समझौता करके कोई दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे सुधार के माध्यम से। यह उनकी प्रमुख विचारधारा थी। बहरहाल, इस उद्देश्य को देखते हुए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक पत्र लिखा। उस पत्र में, उस मर्मस्पर्शी पत्र में बातें थीं कि अकेले भारतीय भले ही कितने भी गुणवान हो, कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अकेले शक्तिहीन ही होंगे जब तक कि
वो समूह में कार्य न करें, विशेष रूप से तब जब बात देश की हो। इस तरह की मर्म स्पर्शी शब्दों से भरे एक पत्र को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को लिखा। इस पत्र का प्रभाव पड़ा। इसके दो कारणों से इस पत्र का व्यापक प्रभाव पड़ा। पहला, सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कैनिंग ने 3 भारतीय राजाओं को मनोनीत अस्थायी सदस्यता दी थी। वो 3 सदस्य थे पटियाला के राजा, बनारस के राजा और दिनकर राव। इससे उत्साहित थे यहाँ के शिक्षित राजनीतिक लोग या शिक्षित वर्ग के लोग जो राजनीति में अपनी रुचि रखते थे। उनको लगा कि अब हमारा रास्ता प्रशासनिक क्षेत्र में नियम विधि निर्माण प्रक्रिया की दिशा में हमारा रास्ता, हमारे प्रतिनिधित्व के बढ़ने का रास्ता प्रशस्त हो चुका है। यह पहली बात थी। वो सोच रहे थे कि अगर ऐसा करते हैं तो शायद हमें ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, अंग्रेजी सरकार हमारी बात मानेगी और हम अपनी बातों को ज्यादा सशक्त रूप से अंग्रेजी सरकार के सामने प्रस्तुत करने में सक्षम हो पाएंगे। यह पहला कारण था। दूसरा कारण 1875 ईस्वी में स्थापित, न्यूयॉर्क में स्थापित एक संस्था थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसने 1879 ईस्वी में मद्रास के अडियार में अपना अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय खोला। वो संस्था एनी बेसेंट जिसकी देन थी, उस थियोसॉफिकल सोसाइटी की हमें सबसे बड़ी गिफ्ट यही थी, हमारे पास हमको दिया गया सबसे बड़ा गिफ्ट यही था कि इस संस्था ने हमें एनी बेसेंट दिया था। इसके अतिरिक्त इसने कई समाज सुधारक कार्य किए जिसके कारण इसकी पब्लिसिटी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। जैसे एक तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से इनके सिद्धांत लिए गए थे। नंबर 2, जातिवाद का इन्होंने विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा सशक्तिकरण के लिए इन्होंने कार्य करना आरंभ किया। इन सभी बातों के परिप्रेक्ष्य में कहीं न कहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1 मार्च 1883 को लिखे गए पत्र का प्रभाव इन 2 कारणों से ज्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ। उसी समय सितंबर 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का वार्षिक अधिवेशन, जैसा कि हम बता चुके हैं कि अडियार मद्रास में उनका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय था, तो उस वर्ष का वार्षिक अधिवेशन वहीं अडियार मद्रास में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के विभिन्न भागों से प्रमुख राष्ट्रवादी नेता पहुंचे थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर इत्यादि, दिनशा वाचा इत्यादि, जो भी उदारवादी प्रकृति के थे उस समय के प्रसिद्ध नेता थे, वो सभी इस अधिवेशन में, इस सम्मेलन में जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें शामिल हुए थे। इसका भी प्रभाव कलकत्ता विश्वविद्यालय के शिक्षित वर्ग पर पड़ा। अब वो भी चाह रहे थे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जब कद इतना तेजी से आगे बढ़ सकता है, तो हम लोग भी अगर देश की स्वतंत्रता की दिशा में अगर कोई अखिल भारतीय संस्था का निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी प्रभावी रूप से कार्य करेगा और हमें शायद जल्दी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। इस आशा से वो तैयार हो गए। इस सम्मेलन जो कि सितंबर 1884 में आयोजित किया गया था अडियार मद्रास में, इसके ठीक 1 माह के बाद लगभग अक्टूबर 1884 में, वर्ष ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 1884 में एओ ह्यूम के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया।
डफरिन ने प्रश्न किया एओ ह्यूम से कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपको इस अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की आवश्यकता पड़ी। अब यहां पर इन्होंने स्पष्ट किया कि यह सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा। 1857 के विद्रोह की तरह अगर दोबारा कोई घटना अप्रिय घटना घटित होती है तो उससे पहले यह पूर्व सूचित कर देगा ब्रिटिश सरकार को, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को उसके दमन में सहायता मिलेगी। इस तरह के तथ्यों से डफरिन कहीं ना कहीं सहमत हो गया था, क्योंकि उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। 1885 से 1888 के मध्य उनका कार्यकाल था। तो इसलिए इन तथ्यों से वह सहमत हो गया। चूंकि डफरिन ने इनको क्रॉस क्वेश्चन किया था, इससे कहीं ना कहीं ये इनकी स्थिरता में कमी आई और ये कंफर्म होना चाह रहे थे कि कहीं मेरा कदम गलत तो नहीं है। इसलिए ये इंग्लैंड गए। एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इंग्लैंड जाकर ये वहां पर विभिन्न राजनीतिज्ञों से, विशेष रूप से वायसरायों और गवर्नर जनरलों से, जो कि भूतपूर्व गवर्नर जनरलों से जो यहां पर भारत में काम कर चुके हैं और उन्हें भारतीय राजनीति की अच्छी पकड़ थी और अच्छा अनुभव था, अच्छे समय का अनुभव था, उनसे इन्होंने डिस्कशन किया। जैसे स्लेग, ब्राइट, रिपन, डलहौजी, इन लोगों से विचार विमर्श करने के बाद एओ ह्यूम अंततोगत्वा इस निष्कर्ष पर निकले कि यह संस्था उचित दिशा में कार्य करेगी और इनका यह निर्णय कहीं न कहीं गलत सिद्ध नहीं होगा। और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना अक्टूबर 1884 में हो चुकी थी। उसको इन्होंने मूर्त रूप देने का प्रयास करना आरंभ कर दिया। इसकी पहली बैठक नागपुर में होने वाली थी, लेकिन वहां प्लेग फैल गया। प्लेग फैल जाने के बाद कहीं ना कहीं वहां पर इसका आयोजन संभव नहीं था, इसलिए इसका आयोजन स्थल वहां से बदलकर बंबई कर दिया गया। अगले वीडियो में देखेंगे कि कांग्रेस किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तब्दील हुआ और किस प्रकार भारत की आजादी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण स्थान बना। उन सभी बातों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।